सो हेलो एवरीवन, आज हम आधुनिक इतिहास की जो हमने सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1764 में। तो इससे पहले मैंने क्या कवर किया था, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। और आपको पता ही है कि उसमें सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और अंग्रेज क्या होते हैं, इसमें विजयी होते हैं। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसका अब परिणाम क्या आ रहा है, मेरे ख्याल से आप सब बता सकते हैं कि उसका आफ्टर इम्पैक्ट या वॉर के बाद, युद्ध के बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा, अब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा जो है वो जाग गई। उन्हें समझ में आ गया कि ये जो आपस में ही जो नवाब हैं, ये छोटे मोटे जो राजा हैं, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, इनके हित जो हैं आपस में टकराते रहते हैं, इसलिए भारत में शासन करना बहुत आसान है। और जो पैसा अभी तक हम लेकर के अपने यहाँ से आ रहे थे, ठीक है, पैसा आता था ब्रिटेन से, उस पैसे से ये खरीदते थे हमारा सामान और फिर बाहर महंगे दामों में उसको बेचते थे। तो उन्हें समझ में आ गया था कि अब हम खुद ही भारतीय पैसे से, इन्हीं के पैसे से इन्हीं का सामान खरीदेंगे, फ्री में खरीदेंगे और हम क्या करेंगे, इससे हम लाभ कमाएंगे। तो एक महत्वाकांक्षा जाग गई। उनको ये भी समझ में आ गया कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो राजनीतिक जो शक्ति है, ठीक है, जो पॉलिटिकल पावर है, जो शासन है, वो हमें अपने हाथों में लेना पड़ेगा। ठीक, और आप इससे देखेंगे कहीं ना कहीं इनका जो मनोबल था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और अब इनको समझ में आ जाता है कि भारत को गुलाम बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो ये आप देखोगे कि बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध है, उसके बाद क्या प्रभाव देखने में हमें सामने मिल रहे हैं। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि 1764 में क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध होगा। तो उसको जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज है, उसे ध्यान में रखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 में क्या हुआ, सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया, उसके जगह कौन बना, नवाब मिर्जाफर। ठीक है, मिर्जाफर क्या बन गया, नवाब बन गया। अब वो बेचारा क्या हुआ, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, वो अंग्रेजों के एहसान में दब गया। अब उसको मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि वो पपेट बन गया, कठपुतली बन गया अंग्रेजों के हाथ की। जो अंग्रेज कहते थे वो वही करता था। ठीक है, वो वही चीजें करता था। तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ा, जो 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जमींदारी पूरी तरह से अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। ठीक है, और लगभग 1,77,00,000 रुपीस उसे कंपनी को देना पड़ा। उसके अलावा कहा जाता है उसने 2 करोड़ रुपए रॉबर्ट क्लाइव को दिए, एडम को 1 करोड़ रुपए दिए। इस तरह से उसने पूरी तरह से ट्रेजरी खाली कर दी। ठीक, अंग्रेजों की जो लालच था इसका कोई सीमा तो थी नहीं। ठीक है, उन्हें सब कुछ चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, इस मिर्जाफर को बोला कि हमने तुम्हें नवाब बनाया है, बंगाल का नवाब बनाया है, अभी तुम्हारा काम है कि अब हमें कोई परेशानी ना आए। तो सबसे पहले तो तुमको क्या करना है, जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, ठीक है, उस समय बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसका जो भी खर्च होता है, जो भी खर्च है वो तुम्हें वहन करना पड़ेगा। मतलब खर्च वो वहां करेंगे और वहन कौन करेगा, ये बंगाल का जो नवाब है। ठीक, दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा कि इसके अलावा तुम्हें मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाँ, मिर्जाफर को बोला कि तुम्हें बॉम्बे और प्रेसिडेंसी को, सब चीज़ों का जो पैसा है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का तुम्हें वहन करना पड़ेगा। उसके अलावा हम जितना भी सामान खरीदते हैं यहाँ से, हम जो भी सामान यहाँ से खरीदते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, उसका दाम कौन भरेगा, तुम भरोगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेज वो सामान मुफ्त में ले जाएंगे, जो भी दाम है, जो भी उसका पैसा है, जो भी उसकी कीमत है, वो कौन अदा करेगा, नवाब इसको देगा। तो नवाब तो यस मैन तो रहता ही है, यस बॉस, लेकिन उसके बाद क्या रहता है, कब तक, आखिर वो कब तक ऐसा करेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी भी सीमा है। फाइनली होता क्या, जो कोष है, जो कोषालय है, जो कोष है, वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो उसने अब अंग्रेज क्या बोलेंगे, यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे लिए हम लोग ने इतना कुछ किया, तुम इतना सभी हमारे लिए नहीं कर सकते हो, चलो हटो तुम। तो उसको क्या करते हैं, 1760 में, याद रखिएगा 1760 में मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम कौन रहता है, मिर्जाफर का दामाद है, सन इन लॉ है मीर कासिम, उसको वहाँ का क्या बना दिया जाएगा,
वहाँ का नवाब बना दिया जाएगा। ठीक, तो उसके सामने भी शर्तें रखी जाती हैं शुरू में कि तुमको हम नवाब बना रहे, तुम भी हमें कुछ दो। तो सबसे पहली बात उसे 29 लाख रुपए 29 लाख रुपीस उससे वसूलते हैं। उसके अलावा आप देखोगे बर्दवान है, चिटगांव है, इस तरह की वहाँ पे 2-3 जो डिस्ट्रिक्ट रहती है वहाँ की जमींदारी इससे ले लेते हैं। ठीक, तो मीर कासिम तो उस समय तो खैर जैसा वो कहते हैं वैसा करता है, लेकिन उसके मन में हमेशा ये था कि यार धरती तो हमारी है, ये धरती हमारी है, ये कौन फिरंगी आ गए बाहर के आगे हम पे हुकूमत करते हैं। उसके मन में तो था जब मुझे मौका मिलेगा एक और मैं शक्तिशाली हो जाऊं, मैं उनको उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा। ठीक, तो इस क्रम में वो क्या करता है कि धीरे धीरे कोशिश करता है ये जो करप्शन, ये जो व्यापार, इस तरह का करप्ट व्यापार, भ्रष्टाचार जो अंग्रेजों ने फैलाया है, कर नहीं देते हैं, ये जो दस्तक है, जो पासेस इनको जो दिए गए हैं, इसका जो दुरुपयोग करते हैं, इसको बंद किया जाए ताकि मेरी जो ट्रेजरी जो खाली हो गई है, जो कोष जो खाली हो गया है वो भर जाए। तो उसने ये प्रयास किया। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेज नाराज होने लगे। दूसरी तरफ इसको ये चीज़ समझ में आ गया था कि जब तक हमारी जो आर्मी है अनुशासित नहीं होगी, इसको बेहतर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होगी, तब तक हम जीत नहीं सकते। इसलिए उसने क्या की, ऐसी आर्मी, ऐसी सेना बनाने का प्रयास किया जो कि क्या थी, यूरोपीय ढंग से तैयार थी। यूरोपीय ढंग से उसको क्या मिली थी, उसको ट्रेनिंग मिला था या प्रशिक्षण मिला था। अब ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों को क्या हो रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। बोले ये कैसे कर सकता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे आप देखोगे कि फिर मीर कासिम ने एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मीर कासिम ने एक बड़ा और स्टेप लिया। उसने क्या कहा कि यार ये कोई न्याय नहीं है कि अंग्रेज कोई कर नहीं देंगे और यहाँ के जो व्यापारी हैं कर दे करके परेशान हैं। होता क्या था, इतना ज़्यादा उनसे कर वसूला जाता था भारतीय व्यापारियों से कि वो बेचारे कभी कुछ प्रॉफिट कमा ही नहीं पाते, उनको कुछ लाभ होता ही नहीं था। ठीक है, और अंग्रेज बिल्कुल मुनाफा कमा के और पैसे वाले होते जा रहे थे। तो उसने एक क्या करा, आप कह सकते हो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया। उसने क्या कहा कि अगले 2 साल तक मैं किसी से भी कर नहीं लूँगा, मतलब भारतीयों से भी कर नहीं लूँगा। जब इस तरह की जो घोषणा हो जाती है तो जो अंग्रेज हैं इससे बहुत आहत होते हैं। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। ठीक है, कर नहीं देने का अधिकार जो है सिर्फ हमारा है, भारतीयों को तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारतीय भी क्या है, भारतीयों को तो कर देना ही पड़ेगा। तो मीर कासिम ने बोला कि मैं इसको वापस नहीं लूँगा। ठीक है, अब आप देखिएगा कि चीज़ें अब कैसे होंगी। ठीक, तो मार्च 1763 में, ठीक है, मार्च 1763 में क्या हुआ था, इसने ऐसा डिसीजन लिया था कि मैं 2 साल के लिए करों को हटा रहा हूं। तो उसके कुछ ही दिनों बाद अब कौन आएगा, मेजर एडम आएगा। कौन आएगा, ध्यान रखिएगा, मेजर एडम आएगा। मेजर एडम क्या करेगा, इसके खिलाफ युद्ध छेड़ देगा, नवाब के खिलाफ, और नवाब को जान बचा के भागना पड़ेगा। और वो कहाँ जाएगा, अवध के नवाब कौन है वहाँ के, शुजाउद्दौला। ठीक है, तो अवध के जो नवाब उसमें शुजाउद्दौला थे, तो उनकी शरण में जाता है और वहाँ पे अपनी जान बचा के वो एक तरह से आप कह सकते हैं शरण वो ले लेता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब नवाब का तो जो स्थान है वो खाली हो गया है। ठीक है, तो जो नवाब का जो स्थान है अब जो खाली हो गया है उसमें फिर से मिर्जाफर को वापस ले आते हैं। कहते हैं यार तुम्हारा दामाद तो बहुत ही बेकार था, तुम ही ज़्यादा भले मनुष्य थे, तुम ही ठीक हो, आओ तुम वापस बैठ जाओ। ठीक है, तो फिर से उसको क्या करते हैं, उसका वहाँ का नवाब उसको बना दिया जाता है। अब देखिएगा कि अब जो है, जो अब ये देखिए कि जो शुजाउद्दौला है, कौन है, अवध के नवाब, ये तो ऐसी अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनके मन में चल ही रहा था कि एक बार बस मौका मिल जाए, मैं अंग्रेजों को उखाड़ फेंकूंगा। ठीक, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब तो खुद ही परेशान था, वो तो खुद ही जान बचा के भागा था, मीर कासिम। दूसरी तरफ जो मुगल सम्राट उस समय कौन था, शाह आलम सेकंड। ध्यान रखिएगा, शाह आलम सेकंड। इसका जो ओरिजिनल नाम क्या था, अली गौहर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मुगल सम्राट था उसका असली नाम क्या था, अली गौहर। अब इन तीनों को ये तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये बर्दाश्त के बाहर है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली एक तरह से आप कह सकते हो ट्रिपल अलायंस बनाए, तीनों तिकड़ी ने अपनी मिल करके एक सेना बनाई, संगठित सेना बनाई कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे। ठीक, तो अब ये लड़ाई अब देखोगे कि 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होता है। बक्सर के मैदान में युद्ध होगा, जहाँ पे आप देखोगे कि जो अंग्रेजों का नेतृत्व है वो कौन करेगा, हेक्टर मुनरो करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे कौन करेंगे, हेक्टर मुनरो करेंगे। ठीक, अब क्या होता है इस युद्ध में,
क्या होगा कि जो अंग्रेज हैं ये विजयी होंगे और इनकी संगठित सेना जो है ये हार जाएगी बुरी तरह से। तो अब आप देखोगे कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था, क्योंकि इसने अब ये दिखा दिया था कि जो भारत के जो राजा हैं, यहाँ तक कि जो मुगल साम्राज्य का जो सम्राट है, उनके अंदर अब दम नहीं बचा है, इनको तो हम यूं ही चुटकियों में हरा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों का वर्चस्व तो बढ़ा, उनका जो मनोबल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और क्या हुआ, भारतीय राजाओं या नवाबों के लिए बड़ी शर्म की बात थी। हाँ, इसी कारण अब इन्हें क्या करना पड़ा, हारने के बाद आप देखोगे कि इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। ठीक है, तो 1764 में युद्ध हो रहा है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ये दो संधियां होती हैं, एक 12 अगस्त 1765 को होगी और एक 16 अगस्त 1765 को, दो संधि होंगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके अलावा आप देखेंगे अब पहली ट्रीटी, तो ऐसे याद रखिएगा, पहला कौन, मुगल सम्राट ज़्यादा बड़ा, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव आएगा यहाँ पे। संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव आएगा। ठीक है, युद्ध के समय कौन है, हेक्टर मुनरो। ठीक, तो जो पहली ट्रीटी है, जो पहली संधि है, वो किसके बीच हो रही है, वो हो रही है शाह आलम सेकंड और अंग्रेजों के बीच। अब इसको संधि की शर्तें क्या थी, संधि की पहली शर्तें क्या थी कि तुम शुजाउद्दौला से, अवध के नवाब से, कड़ा और इलाहाबाद, वो जो दो जगह थी अवध में, ये हमें लेकर के हमें दे दोगे, उससे लेकर के हमें दे दोगे, एक ये शर्त थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि हमें तुम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब उस समय का जो पूरा बंगाल था, इसका दीवानी जो राइट है, जो दीवानी वो है, दीवानी मतलब हम पूरी तरह से जो हम रेवेन्यू कमाते हैं वो हमारे हाथ में रहेगा। उसने कहा ठीक है, अब जैसा आप कहोगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम जैसे अब हमें इलाहाबाद और कड़ा दे दोगे तो उसके एवज में हम तुम्हें 24 लाख, आई थिंक 24 लाख या 29 लाख रुपए कुछ उसको पेंशन देने की बात कही गई थी। तो एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे नवाब जो है, जो मुगल सम्राट था, वो क्या हो गया, अब अंग्रेजों का एक तरह से यहाँ पर उनका बंदी बन करके उसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। इलाहाबाद फोर्ट में उसको लगभग 6 साल इस तरह से वहाँ गुजारने पड़े। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो इसका मुगल साम्राज्य का जो सूरज था वो कहीं ना कहीं अब अस्त होता दिखाई दे रहा था। ठीक, दूसरी जो संधि थी वो 16 अगस्त को हुई थी। ये किसके बीच हुई थी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब अवध का नवाब है वो सम्राट से छोटा है, तो इसके साथ द्वितीय संधि हुई थी। ठीक, 16 अगस्त 1765 को ये हो रही है शाह आलम शुजाउद्दौला और किसके बीच हो रही है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो इस संधि के तहत सबसे पहली बात क्या हुई, उन्होंने कहा जो तुम्हारा कड़ा और जो इलाहाबाद क्षेत्र है वो तुम एम्परर को दे दो, मतलब किसको दे दो, शाह आलम सेकंड को दे दो, फिर वो हमें देंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा बड़ा नुकसान हुआ तुमसे लड़ने में, है ना, तुमने हमें बहुत परेशान करके रखा, तो अब क्या है, 50 लाख रुपए हमें क्षतिपूर्ति चाहिए। 50 लाख रुपए कंपनसेशन कौन देगा, तुम हमें दोगे। उसके अलावा आज के बाद अगर तुम पे कोई आक्रमण करता है या तुम्हारे अंदर कोई और परेशानी होती है, कोई बाहरी आक्रमण होता है, तो हम आपको सेना प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारा काम है। उसके एवज में अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। तो इस संधि के तहत अब क्या होगा कि अंग्रेजी सेना जो है जाके अवध में भी स्टेशन कर दी जाती है, वहां पर भी रख दी जाती है। तो आपने ये देखा, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अब जो बैटल ऑफ जो बक्सर है, इसका परिणाम आप देखोगे कि बहुत दूरगामी था, ठीक है। क्योंकि क्या था, जो बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो तो एक षड्यंत्र का नतीजा था, षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने जीता था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर ने ये दिखा दिया था जो अंग्रेजी सेना है, जो अंग्रेजी नेतृत्व है, उसके अंदर ज़्यादा दम है ना, और वो इन बड़े बड़े सूरमाओं को उसने उखाड़ फेंका। ठीक, उनका मनोबल भी ज़्यादा बढ़ गया। अब उनके हाथ में सिर्फ सैन्य शक्ति भी नहीं, राजनीतिक शक्ति भी, उसके अलावा आर्थिक शक्ति भी जो भारत की थी अब धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। अब इसके अंदर, इनके अंदर महत्वाकांक्षा आप देखोगे और ज़्यादा बढ़ गई कि अब हमने बंगाल को अपने कब्जे में लिया है, अब हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पूरे भारत को अब हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है जो बैटल ऑफ बक्सर जो है, यहीं से उसने एक पक्की नींव रखी। भारत जो 200 साल भारत ने गुलामी करी, या लगभग 190 साल, उसकी जो नींव थी वो बैटल ऑफ बक्सर में रख दी जाती है।
ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि 1765 में जब यहाँ से क्या हो रहा है, संधि हो रही है, तो जो बंगाल है, बंगाल में अब द्वैध शासन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, द्वैध शासन। द्वैध शासन के जनक कौन है, लियोनिस कार्टिस को कहा जाता है। ठीक है, तो द्वैध शासन क्या होता है, मतलब एक तरह से एक ऐसा जगह जहां दो राजा हैं। दो राजा कैसे, एक तो हो गया अंग्रेज जो क्या करता था, वहां नवाब के पास एक नायब सूबेदार को नियुक्त करता था। वो क्या करता था, वो किसका काम देखता था, रेवेन्यू का। ठीक है, रोकोश मतलब पैसे वाला काम जितना था, ठीक है, वो कौन देखता था, जो अंग्रेजों का एजेंट था वो देखता था। और जो पुलिस वाला काम था या न्याय व्यवस्था वाला काम था, वो किसको देखना था, नवाब को देखना था। ठीक है, तो जब इस तरह की व्यवस्था हो जाती है जहां शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है, एक जगह में दो दो शक्तिशाली लोग रहते हैं, उनके पास अलग अलग शक्तियां होती है, इसीलिए इसको कहते हैं द्वैध शासन। तो द्वैध शासन का यहाँ पे आप दौर है, आप देखोगे कि 1765 से लेकर के 1772 तक चलेगा। ठीक है, 1772 के बाद कौन आ जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग आ जाएगा बंगाल में, और वो द्वैध शासन का अंत कर देगा, क्योंकि वो पूरी तरह से बंगाल को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, बंगाल का जो अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला था, तो मतलब यहाँ से उन्होंने मुबारकबाद दी और मामला खत्म। तो मैंने लगभग आपको सब चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक अपने पुराने वीडियो में मेरी जो मुझसे गलती हो गई थी वो मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। जब हमने बात करी थी मुर्शीद कुली खान की, तो मैंने 1707 धोखे से लिख दिया था, ध्यान रखिएगा। वो 1714 में वहाँ पे नवाब वो बने थे, 1714 में। ठीक है, इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि औरंगजेब से ऐसे कौन से 3 जिले थे या गांव थे जिनकी जमींदारी किसने प्राप्त करी थी, इन अंग्रेज़ों ने। तो उसका उत्तर है सुल्तानती, कोलकाता और गोविंदपुरा। ठीक है, ये यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आया था, ऐसे कौन से 3 गांव थे, तो आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपको एक गलत ऑप्शन दे सकता है या 4 में से एक सही ऑप्शन दे सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत डीपली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।